नमस्कार बच्चों। आज हमारी इकोनॉमिक्स की पाठशाला के अंदर लेसन नंबर 7 की बारी है। लेसन नंबर 7 सेकंड बुक के अंदर जो मैक्रो वाली बुक है अपनी, उसके अंदर लेसन नंबर 7 मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी सेकंड बुक आ जाती है हमारी। एंड लेसन नंबर 7, और लेसन क्या है? लेसन है हमारा बैंकिंग। बैंकिंग कौन कौन से हैं? कॉमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक, यानी हमारी बैंकिंग व्यवस्था के अंदर वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक भी कह सकते हैं इसको। वाणिज्यिक बैंक अथवा या चलो और लिख देते हैं, तथा लिख देते हैं, तथा केंद्रीय बैंक। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लेसन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। और ये लेसन एक तो कॉमर्शियल बैंक के बारे में हमें बताएगा, दूसरा सेंट्रल बैंक के विषय में हमें बताएगा। एवरी ईयर इस लेसन से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो 4 अंक के रूप में आ जाए या 6 अंक के रूप में आ जाए, जैसा भी चाहे उसी रूप में इसमें से दे सकते हैं। लेकिन ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह करें। तो पहले क्या है भाई? कॉमर्शियल बैंक है यानी वाणिज्यिक बैंक है। इसको व्यापारिक बैंक भी कह सकते हैं, वाणिज्यिक बैंक भी कह सकते हैं, सेम है। वाणिज्यिक लिखने में प्रॉब्लम आती है तो व्यापारिक लिख सकते हैं आप इसको। व्यापारिक बैंक, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। व्यापारिक बैंक के रूप में, यानी व्यापारिक बैंक क्या है? व्यापारिक बैंक बैंक वह वित्तीय संस्था है, फाइनेंशियल संस्था के रूप में आते हैं, जो पैसों का लेन देन करते हैं। व्यापारिक, व्यापार के रूप में आप समझ गए होंगे, जो प्रॉफिट के रूप में करते हैं कार्य। व्यापारिक बैंक वह एक वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपए को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करते हैं और उनको उपभोग या उनको किसी प्रकार की आवश्यकता हो, घर में काम हो, अथवा उसने पैसे कहीं निवेश करने हैं, इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश के लिए उधार देती है। ठीक है, यानी व्यापारिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपए को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको उपभोग अथवा निवेश के लिए उधार भी देती है। ये व्यापारिक बैंक के मीनिंग के रूप में आ जाता है। ठीक है, इसी को आप
अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी आपको पता होना चाहिए कि भाई जो पैसे अपने पास जमा करती है और उनको निवेश के लिए या किसी प्रकार से ऋण मुहैया करवाता है, ऐसा जो काम करता है वो व्यापारिक बैंक कहलाता है। अब है एग्जाम के अंदर आता है कि व्यापारिक बैंक क्या है और इसके क्या क्या कार्य हैं। हमारा व्यापारिक बैंक तो हो गया, इसके क्या कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। कार्य, व्यापारिक बैंक बैंकों के कार्य। व्यापारिक बैंकों के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। सबसे पहला, व्यापारिक बैंकों के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट के रूप में व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्य आते हैं, प्राइमरी फंक्शंस हो जाते हैं इसके। प्राइमरी फंक्शन के रूप में आ जाते हैं। सेकंड आ जाते हैं सेकेंडरी फंक्शंस यानी गौण कार्य। एंड थर्ड आ जाते हैं सामाजिक कार्य। 3 रूपों में इनको अलग अलग कर दिया गया है। आप यदि इसके कार्य को इकट्ठा भी बताना चाहें 6-7 पॉइंट के अंदर तो भी आप बता सकते हैं। 4 मार्क्स के अंदर आता है, 6 मार्क्स के अंदर आता है तो भी आप इकट्ठा ही लिख सकते हैं। लेकिन हमने आपको ये अलग अलग बताना पड़ेगा कि मुख्य कार्य क्या होते हैं, गौण कार्य क्या होते हैं और सामाजिक कार्य क्या होते हैं। फर्स्ट, हम सबसे पहले मुख्य कार्य के रूप में पढ़ेंगे, यानी मुख्य कार्य क्या होते हैं। बैंकों का मुख्य कार्य क्या है भाई? आपको पता होना चाहिए बैंक क्या काम करते हैं। जब बैंक खुलता है तो सबसे पहला कार्य क्या है? यानी जमा स्वीकार करना। क्या काम होता है? जमा स्वीकार करना। और दूसरा काम क्या है? ऋण देना। यानी ये 2 काम ही तो हैं मुख्य कार्य। किसी भी व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य क्या हैं? एक तो जमा स्वीकार करना और दूसरा है ऋण देना। ये मुख्य कार्य हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको मुख्य कार्य विस्तृत रूप से अगर आपको सीखना है तो हम विस्तृत रूप से भी आपको बता सकते हैं। अदरवाइज जमा स्वीकार करना के बारे में आप थोड़ी सी बातें लिखें और उसको छोड़ दें, उसी प्रकार ऋण देना के रूप में बातें लिखें और उसको छोड़ दें। अदरवाइज हम जमा स्वीकार करने के रूप में आपको इसको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। जमा स्वीकार करना यानी किस किस रूप में बैंक पैसे स्वीकार करता है। जमा स्वीकार करना यानी बैंक क्या क्या कार्य करता है भाई? फर्स्ट, सावधि जमा करता है। सावधि जमा खाता होता है। अरे सावधि का मतलब एफडी आपने सुना होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट। हम एफडी करवाते हैं बैंक में, यानी बैंक सावधि से अवधि लिमिट्स जो अवधि है, समय है, उसके अनुसार खाता के अंदर पैसे जमा करता है। एफडी करता है, फर्स्ट वर्क हो गया, एफडी के रूप में जमा करता है, ठीक है। एंड सेकंड है, चलो यही लिख देते हैं, यही लिख देते, चालू खाता, करंट अकाउंट सुना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। बैंक चालू जमा खाता भी स्वीकार करता है। इसके अंदर कोई भी बैंक अपनी तरफ से ब्याज नहीं देता। चालू खाता के अंदर बैंक ब्याज नहीं देता। इसके अंदर जो भी पैसा जमा करता है वो कितनी बार भी निकलवा सकता है पैसे और कितनी बार भी पैसे जमा कर सकता है, उसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। जबकि सेविंग अकाउंट में ज़्यादा बार जमा करवाने से निकलवाने से कुछ पैसे लगते हैं ना, लेकिन और निकालने की भी कुछ लिमिट्स होती है। किसी की 50,000 होती है पर डे के हिसाब से, किसी की 1 लाख होती है। लेकिन चालू जमा खाता के अंदर दिन में से कितने भी पैसे हम निकलवा भी सकते हैं
और जमा भी कर सकते हैं। उल्टा बैंक जिसका चालू खाता है उससे पैसे वापिस मांग सकता है, उससे कुछ पैसे उसके खाते को एडजस्ट करने के लिए, खाते को चालू रखने के लिए कुछ पैसे उससे ले सकता है, यानी ब्याज तो देगा नहीं, कुछ ले सकता है, उसी को हम चालू जमा खाता कहते हैं। ठीक है। एंड थर्ड आप सबको पता है, बचत जमा खाता। बचत जमा खाता यानी सेविंग अकाउंट। अपना क्या है, ये सेविंग अकाउंट है। ये तो सभी के बैंकों में होता है, सभी अपने पैसे जमा करते हैं, जरूरत पड़ने पर पैसे वापस निकलवा लेते हैं। वही तो हमारा जमा खाता है। बैंक इसकी एवज में कुछ % ब्याज भी देता है जमा करने वाले को, पता है आपको। फोर्थ पॉइंट क्या है, होम सेफ बचत खाता। होम सेफ बचत खाता क्या होता है? होम सेफ का मतलब बैंक घर में गुल्लक दे देता है। घर में क्या दे देता है? गुल्लक। बैंक घर में गुल्लक दे देता है और उसकी चाबी अपने पास रखता है। उसके अंदर पैसे डाले जाते हैं, डाले जाते हैं, डाले जाते हैं, और जब यह फुल हो जाता है गुल्लक, तो बैंक को इन्फॉर्म किया जाता है। बैंक का कोई भी एजेंट घर आता है और गुल्लक लेकर बैंक में चला जाता है और वहां खोलकर उनको गिनकर उसके खाते में पैसों को जमा कर दिया जाता है। इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं? गुल्लक खाता बोल दो या होम सेफ बचत खाता बोल देते हैं। 4 टाइप हो गए भाई। 5th टाइप क्या है? आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता। प्यारे विद्यार्थियों, आपने सभी खातों के बारे में अच्छी तरह पता चल गया है। आवर्ती जमा खाता यानी आपने देखा होगा आरडी, देखा का कभी सुना होगा ना, आरडी। आरडी का मतलब यानी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, यानी 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 60 महीने, कितने भी महीनों के लिए लगातार हम पैसे जमा करते हैं। जैसे 1000 रुपये पर मंथ डाल दिए 5 सालों के लिए, तो 5 साल के बाद वो पैसे कंप्लीट हो जाते हैं और उसको मिल जाते हैं। इसी प्रकार 1 साल के लिए जमा कर सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हम कितने दिनों के लिए भी हम लगातार पैसे जमा कर सकते हैं। इस प्रकार जो महीने महीने पैसे फिक्स के रूप में जमा करवाए जाते हैं कुछ टाइम तक, उसे ही हम आवर्ती जमा खाता कहते हैं। ये क्या है भाई? ये हमारे जमा स्वीकार करना के रूप में आते हैं। किस रूप में जमा स्वीकार करता है? कौन करता है? व्यापारिक बैंक करता है। और जमा स्वीकार किस रूप में करता है? एक तो एफडी के रूप में करता है, एक करंट अकाउंट के रूप में करता है, सेविंग अकाउंट के रूप में करता है, गुल्लक अकाउंट के रूप में करता है, और आवर्ती जमा खाता के रूप में करता है। ठीक है। अब सेकंड जो वर्क है, मुख्य कार्य का जो सेकंड वर्क है, ये ऋण देना। ऋण देना। बैंक लोगों को मांगने पर ऋण भी देता है। ऋण देने का मतलब क्या होता है? यानी लोग बैंकों से पैसा उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, उसी को तो ऋण देना बोलते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा नहीं लिखना चाहते तो आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। ठीक है। या इसको भी आप इसकी तरह समझना चाहते हैं तो इसका डिटेल समझिए भाई। इसकी डिटेल क्या है? नकद साख। पहला पॉइंट क्या है? नकद के रूप में साख प्रदान करता है। कौन? बैंक, व्यापारिक बैंक। यानी इसके अंतर्गत ऋणी को एक निश्चित जमानत के आधार पर कोई भी जमानत बैंक में जमा करवानी पड़ती है। जमानत के आधार पर एक निश्चित राशि निकलवाने का अधिकार मिल जाता है। इस सीमा के अंदर ही ऋणी आवश्यकता अनुसार अपना रुपया निकलवा सकता है और जमा भी करता रहता है बीच बीच में। इस अवस्था में बैंक केवल जो पैसे निकलवाए हैं केवल उन्हीं पर ब्याज लेता है, जो उसके अंदर जमा है पैसे उन पर ब्याज नहीं लेता। इस प्रकार का जो बैंक लोन देता है उसे नकद साख कहते हैं।
यानी जमानत के तौर पर कोई जितने की जमानत दी है उसके उतने पैसे उसके अकाउंट में जमा कर दिए जाते हैं। व्यक्ति को जितने पैसों की आवश्यकता है वो निकलवा लेता है, और जितने निकलवाएगा केवल उन्हीं का ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, जो पैसे बैंक में जमा है उनका ब्याज नहीं देना पड़ेगा, और उसके पास पैसे होती है वो वापस जमा भी कर सकता है। जितने पैसे बैंक से निकले रहेंगे उसका ब्याज बैंक लेता रहेगा। ये हो गया हमारा नगद साख। सेकंड क्या है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट ये क्या होता है? ये भी एक प्रकार का लोन है। मान लो हमारा किसी बैंक में खाता है और हम बैंक के विश्वसनीय हो गए हैं, बैंक हमारे ऊपर विश्वास करता है, तो बैंक हमें अपने अकाउंट के ऊपर, मान लो हमारे अकाउंट में 5,000 रुपये हैं और हमें 6,000 रुपये की आवश्यकता हो गई, तो भाई बैंक हमें कहता है कि भाई आप हमारे अच्छे विश्वसनीय ग्राहक हैं, आप 5 की बजाय 6,000 रुपये निकलवा सकते हैं, चाहे आपके अकाउंट में 5,000 हो। यानी जो 1,000 रुपये है वही तो ओवरड्राफ्ट है, यानी आपके अकाउंट में जो पैसे जमा हैं उससे ज़्यादा भी निकलवा सकते हैं। ये उसके विश्वास के ऊपर आधारित है। ये 2,000 भी हो सकता है, 5,000 रुपये भी हो सकता है, या ज़्यादा भी हो सकता है। इसी को हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। यानी जो पैसे बैंक में जमा हैं उससे ज़्यादा वो निकलवा सकता है, उसे ही हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है। थर्ड टाइप जो लोन है हमारा वो है मांग ऋण। मांग का मतलब डिमांड अपनी कितनी है, ऋण की डिमांड कितनी है। मान लो किसी व्यक्ति ने बैंक से 5 लाख रुपए लोन ले लिया और उसके अकाउंट में है। इसका ध्यान रखना, इससे थोड़ा सा अलग है। यानी उसने जिस दिन से पैसा उधार लिया है, चाहे वो अकाउंट में रखे या बाहर निकाले, ठीक है, जितना भी पैसा वो अकाउंट में रखे या बाहर निकाले, जितने पैसे उसने निकाले हैं या जितने पैसे उसने लोन लिया है, टोटल पैसों का ब्याज लगना उसी दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन उसके अकाउंट में पैसे आते हैं। ठीक है, पर्सनल लोन वगैरह इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, पर्सनल लोन तो नहीं कह सकते इसको हम वित्तीय ऋण बोल सकते हैं। वो तो नेक्स्ट के अंदर आएगा ना, हमारा एक और पॉइंट रहता है वित्तीय ऋण के रूप में, यानी जमानत के तौर पर ही होता है। ये भी जमानत के तौर पर होता है, लेकिन ये ऋण उसी दिन से पैसे का ब्याज लगना शुरू हो जाता है जिस दिन से उसके अकाउंट में आते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, अल्प अवधि। अब आएगा ना हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अल्प अवधि ऋण, यानी थोड़े समय के लिए जो ऋण लिया जाता है, इसके अंदर आता है पर्सनल लोन, पीएल बोलते हैं इसको। पर्सनल लोन व्यक्तिगत ऋण, कोई व्यक्ति का किसी कार्य के लिए या अपनी खुद की जरूरत पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए बैंक से ऋण लेता है, वही हम अल्प अवधि ऋण के रूप में लेते हैं। ठीक है। अब हमारे ऋण देना और जमा स्वीकार करना विस्तृत रूप से प्यारे विद्यार्थियों हमने आपको बता दिया है, लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आया, आप वीडियो को फिर पीछे की तरफ लें, रिवर्स में लें और उसको फिर सुन लें। ठीक है, हमारे 2 कार्य हो गए हैं। यानी मुख्य कार्य क्या था, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जमा स्वीकार करना के रूप में हमने पता चल गया किस किस रूप में पैसे जमा स्वीकार करते हैं, और ऋण देना भी किस प्रकार से होता है। आपको जब इकट्ठा लिखना हो तो जमा स्वीकार करना लिखकर इसको शॉर्ट में अंदर एक पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार ऋण देना को भी इन्हीं बातों को घुमाकर आप इसके अंदर लिख सकते हैं। पॉइंट्स 2 ही बन जाएंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे फिर आपके। ये तो विस्तृत रूप से सीखने के लिए हैं। यदि आपसे कोई पूछे चालू जमा खाता क्या होता है, बचत जमा खाता क्या होता है, तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य कार्य हमारा हो गया है। नेक्स्ट वर्क है गौण कार्य। क्या है हमारा भाई, गौण कार्य। सेकंड गौण कार्य। गौण कार्य क्या है, यानी सेकेंडरी वर्क क्या है।
व्यापारिक बैंक के सेकेंडरी वर्क क्या हैं, इसके भी पॉइंट्स बता देते हैं। इसके पॉइंट्स क्या हैं? एक तो है एजेंट के रूप में कार्य, एजेंट के रूप में कार्य। सेकंड है सामान्य उपयोगिताओं उपयोगिताओं उपयोगिता ही लिख देते हैं, सामान्य उपयोगिता की सेवाएं, सेवाएं ध्यान रखना बच्चों, सेवाएं हैं ये। यानी गौण कार्य क्या है? एक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है बैंक, और सामान्य उपयोगिता की सेवाएं। ये क्या है सर? ये तो समझ में नहीं आया, अब आएगा बच्चों। इसके भी पॉइंट बना लेते हैं, इसके भी पॉइंट बना देते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसका फर्स्ट पॉइंट बना लेते हैं, यानी एजेंट के रूप में कार्य के रूप में फर्स्ट पॉइंट आपका बता देते हैं कि भाई विभिन्न मदों को इकट्ठा करना, एकत्रीकरण करना और भुगतान करना। ये क्या होता है? बैंक अपने ग्राहकों को अपनी ओर से चेक, किराया या ब्याज इत्यादि एकत्र करता है। किसका? एजेंट के रूप में कार्य करता है, जिसके पैसे लेने हैं, किसी व्यक्ति का अकाउंट हमारे बैंक में है, उसके लिए उसका किराया ब्याज एकत्रित करता है, और इसी प्रकार उनकी ओर से जो टैक्स भुगतान करना है किसी व्यक्ति का, या बीमा की पॉलिसी आ गई है, उनकी अदायगी भी करता है। मान लो हमने बिल्डिंग्स बना रखी हैं और बैंक को हमने अलाउ कर दिया कि भाई इसका किराया आप ले सकते हैं, और इसका जो टैक्स बनता है वो आपने पेमेंट भी करना है, तो बैंक खुद कार्य करता है। किराया जो फेयर है वो इकट्ठा भी करेगा, उसका जो टैक्स या पॉलिसी बीमा वगैरह होता है उसका पेमेंट भी करेगा। ये कार्य कौन करता है? सेकेंडरी वर्क के रूप में, एजेंट के रूप में जो कार्य करते हैं उसके अंदर आता है। जो एजेंट कार्य करते हैं वो इसके एवज में कमीशन वगैरह लेते हैं बैंक से। सेकेंड वर्क क्या है? प्रतिभूतियों की खरीद, प्रतिभूतियों की खरीद तथा बिक्री। जो प्रतिभूतियां क्या होती हैं? बैंक अपने ग्राहकों को अलग अलग प्रकार के शेयर्स और स्टॉक के बारे में जानकारी देते हैं कि भाई ये शेयर कम चला हुआ है, ये ज़्यादा महंगा चला हुआ है, या बॉन्ड्स के बारे में जानकारी देते हैं, और उन प्रतिभूतियों को खरीदते भी हैं। किसके एवज में? ग्राहक के एवज में, उनके पैसों से प्रतिभूतियां, शेयर्स वगैरह को खरीदते भी हैं, और जब प्रॉफिट होता है तो उनको बेच भी देते हैं। ये अलाउ कौन करता है? ग्राहक अलाउ करता है बैंक को कि भाई मेरी तरफ से आप शेयर्स खरीदें भी और उनको बेचें भी, और प्रॉफिट मेरे अकाउंट के अंदर जमा कर दें। ठीक है, तो ये कार्य कौन करेगा? सेकेंडरी फंक्शंस के रूप में आ जाते हैं, एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। एंड थर्ड इज ट्रस्टी तथा प्रबंधक। ट्रस्टी तथा प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता है। यानी बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर उनकी संपत्ति के ट्रस्टी, उनकी संपत्ति किसके नाम करनी है, क्या कुछ करना है, उसकी टोटल संपत्ति का अपने पास ब्यौरा रखना, और उसका प्रबंध करना, उसका प्रबंध भी करना, ये सारे कार्य बैंक करता है अपने ग्राहक के ट्रस्ट के रूप में। ठीक है, ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। रुपया भेजना, रुपया भेजना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजना भी
बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। बैंकों का महत्वपूर्ण कार्य के रूप में आता है। यह काम बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है। बैंक ड्राफ्ट बना देते हैं, दूसरे बैंक में जाकर उसको दे सकते हैं और उनके पैसे उनके अकाउंट में आ जाएंगे, बैंक ड्राफ्ट के रूप में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी मुद्रा है, फॉरेन जो करेंसी है, सॉरी बच्चों, विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन जो करेंसी है उसका क्रय और विक्रय भी करता है। बैंक विदेशी मुद्रा को खरीदता भी है और बेचता भी है। इस प्रकार जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बढ़ावा मिलता है। कभी मुद्रा खरीदेंगे, कभी बेचेंगे, यानी उसको बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार ये कार्य कौन करता है भाई? एजेंट के रूप में कार्य करता है, सेकेंडरी फंक्शंस के रूप में। ये तो हो गया हमारा सेकेंडरी वर्क। 5 बहुत हैं, अच्छी तरह आप इसको एजेंट के रूप में कार्य लिखें और इसको मिलाकर भी लिख सकते हैं पूरा। ठीक है। इसी प्रकार हम सेकंड के रूप में लाइन खींच देते हैं, यही बता देते हैं आपको। यानी सामान्य उपयोगिता क्या क्या कार्य करता है? यानी बैंक व्यक्ति को अपने घर के किसी भी यूज के लिए लॉकर सुविधा उपलब्ध करवाता है। इसके एवज में बैंक कुछ पैसा व्यक्ति से अपने पास लेता है, यानी सामान्य उपयोगिता रूप में। यानी वो अपने सुविधा अनुसार अपने लॉकर के अंदर घर की संपत्ति या कागजात जो भी वो रखना चाहे, लॉकर अपने पास रखता है और उसकी चाबी बैंक अपने पास रखता है। ठीक है। उसकी चाबी एक बैंक अपने पास रखता है और एक व्यक्ति अपने पास रखता है, दोनों इकट्ठी हो तभी तो वो खुलेगा लॉकर, उससे अलावा ये नहीं खुल सकता। ये उसकी सुविधा के रूप में दे रखी है, किसने? बैंक ने। सेकंड है यात्री चेक, यानी कोई भी व्यक्ति यात्रा पर जाते समय ज्यादा पैसे नकद रूप में अपने साथ न ले जाकर, यानी सुरक्षा की दृष्टि से अपने साथ नकद रूप में पैसा ना ले जाकर चेक के रूप में पैसा ले जाता है और वह निश्चिंत हो जाता है और यात्रा आरामदायक कर सकता है। जहां भी उसको आवश्यकता पड़े यात्री चेक से पैसे निकलवा सकता है। ठीक है। इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी उसे। थर्ड पॉइंट, वस्तुओं के वाहन में सहायता। वस्तुओं के वाहन में सहायता मतलब क्या है? आपने ट्रांसपोर्ट सुना होगा। ट्रांसपोर्ट से जो वस्तुएं आती हैं, ले जाती हैं, ये उनके रूप में है। बड़े बड़े व्यापारी अपने ग्राहकों को माल भेजकर उसकी बिल्टी बैंक में भेज देते हैं। जो व्यापारिक बैंक हैं अपने अपने ग्राहकों को माल भेजकर यानी उसकी बिल्टी बैंक में भेज देते हैं। खरीदार बैंक में रुपया जमा करवाकर उस बिल्टी को छुड़वा लेते हैं। तभी तो रेलवे स्टेशन और ट्रांसपोर्टर से ही माल ले सकते हैं। वो बिल्टी दिखाकर ही उनको सामान मिलेगा, वो बिल्टी दिखाकर ही अपने वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्टी कौन देगा? बैंक देगा। किसको देगा? बैंक अपने पास रखता है बिल्टी, और जिसको सामान चाहिए वो जमा करवाओ पैसे बैंक के अंदर और बिल्टी ले लो, और बिल्टी लेने के बाद वो जहां भी उसका सामान आया वो बिल्टी दिखाएंगे और वो अपना सामान प्राप्त कर सकेंगे। जो ट्रांसपोर्ट के अंदर है, जो भी ट्रांसपोर्ट के अंदर कार्य करता है वो इसको और अच्छी तरह भी आपको बता सकता है। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सेकेंडरी फंक्शंस है ये हमारा इतना ही है। एंड नेक्स्ट इज जो हमारा सोशल फंक्शंस के रूप में आया था, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य के रूप। सामाजिक कार्य क्या करता है बैंक? फर्स्ट पॉइंट, पूंजी निर्माण। क्या काम करता है? पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण क्या होता है सर? पूंजी निर्माण
व्यापारिक बैंक लोगों की निष्क्रिय जमा, जो पैसे बैंक में जमा हैं और किसी ने निकलवाए नहीं हैं, वैसे बैंक में रखे हैं, कोई काम नहीं है, बैंक में हमने पैसे जमा करवा दिया और बैंक में पड़ा रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। तो जो पैसा बैंक में निष्क्रिय पड़ा है, उन्हें जो इंडस्ट्रीज वाले हैं उनको लोन के रूप में उन पैसों को दे देते हैं। ठीक है, उनको दे देते हैं, और जिससे वो उत्पादन करते हैं और पूंजी का निर्माण करते हैं। प्रॉफिट होगा, पूंजी का निर्माण होगा। नेक्स्ट, नव परिवर्तन। नव परिवर्तन में योग। नव परिवर्तन क्या है? बैंक उद्यमी को साख प्रदान करके नव परिवर्तन को प्रोत्साहित किया जाता है। जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अगर पैसे देंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देंगे, तो वो नई नई खोज करेंगे, नई मशीनों को लेकर आएंगे। नई मशीनों को लेकर आएंगे तो कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकेगा। ठीक है, नई नई मशीनों का आविष्कार होगा। किससे? यदि बैंक निष्क्रिय पूंजी को इनको दे देंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा कार्य हैं, इसमें से कुछ कार्य कर लेते हैं हम। ग्रामीण अक्षेत्र क्षेत्र ग्रामीण अक्षेत्र के विकास में योगदान। ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भी ये बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं। ठीक है, और समय समय पर मौद्रिक नीति को भी लागू करते हैं। क्या करते हैं? समय समय पर मौद्रिक नीति को भी लागू करते हैं, जिससे यह पूंजी को ठीक प्रकार से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इस प्रकार ये हम ये चार पॉइंट हो गए। ये 4 पॉइंट लेते हैं सामाजिक कार्य के रूप में, क्योंकि हम मौद्रिक नीति है, हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो अच्छे से हम करेंगे, उसमें तो ज़रूरत ही नहीं है कहने की, उसको उसके अंदर अब विस्तारित रूप कर लेंगे इसके आगे जो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेंट्रल बैंक। क्या है? सेकंड क्या है अपना? सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक। एक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं और इसके कार्यों का वर्णन करें। अब हमारा केंद्रीय बैंक क्या है और इसके क्या क्या कार्य हैं। क्या है केंद्रीय बैंक? केंद्रीय बैंक, आप इसको कितना भी लिख सकते हैं, कितना कम लिख सकते हैं। केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक इज अपेक्स बैंक, इज अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, केंद्रीय बैंक भारत का केंद्रीय बैंक भारत का सर्वोच्च बैंक है। हम भारत का जिक्र करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वैसे केंद्रीय बैंक सभी देशों का सर्वोच्च बैंक होता है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, केंद्रीय बैंक सभी बैंकों से ऊपर होता है या सभी देशों के लिए सर्वोच्च बैंक होता है। हमने भारत का जिक्र किया तो भारत के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या है केंद्रीय बैंक? केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है भाई? यह बैंक, अरे बिंदी कहाँ लगा दी? यह बैंक आर्थिक विकास, किसी भी देश का आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, यह बैंक सभी प्रकार के नोट छापता है। विशेष ध्यान रखें, 1 रुपए का नोट कौन छापता है?
वित्त मंत्रालय। 1 रुपए का नोट कौन छापता है? वित्त मंत्रालय भारत का। और एक्स्ट्रा सभी प्रकार के नोट कौन छापता है? केंद्रीय बैंक। ठीक है, यह सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। सरकार के बैंक के रूप में कह सकते हैं, यह सरकार के बैंक का कार्य करता है। सरकार का बैंक का कार्य करता है। सरकार का बैंक केंद्रीय बैंक होता है। ठीक है, और भारत का यानी यह बैंक देश की जो मुद्रा है उसकी सप्लाई कितनी है, मुद्रा की जो पूर्ति है कितनी सप्लाई है, उसके ऊपर नियंत्रण रखता है। मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है भाई? आरबीआई। ठीक है, भारत में कौन सा है रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक? आरबीआई। और इंग्लैंड का कौन सा है भाई? इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड। हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम आती है भाई ये शब्द, बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, और चलो इतना ही लिख लेते हैं। अब क्या है, केंद्रीय बैंक सबसे पहले दुनिया में कब आया? ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। केंद्रीय बैंक का आरंभ, बहुत बातें हैं लिखने के लिए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल लिख सकते हैं, इसकी पूरा पेज भी भर सकते हैं इसी लिखने में, लेकिन सिंपल लिख लेते हैं। केंद्रीय बैंक का आरंभ 1694 में बैंक ऑफ केंद्रीय बैंक का आरंभ 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के रूप में हुआ था। बैंक सबसे पहला बैंक कौन था भाई? 1694 में हुआ था, बैंक ऑफ इंग्लैंड, दुनिया का। इसे ही हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। ठीक है, अब क्या है भाई, इसकी डेफिनेशन के रूप में लिख दें। ये तो मीनिंग है, आप इसको थोड़ा कम भी लिख सकते हैं और भी बड़ा लिख सकते हैं, जरूर नहीं इतना लिखना है, लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया, आप इसको इतना भी लिख सकते हैं। आपको जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं परिभाषा के रूप में। परिभाषा क्या है? यानी केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जो कि देश की मौद्रिक व बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करती है। कौन करती है भाई? केंद्रीय बैंक करता है। केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है, इन शॉर्ट के अंदर है, केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जो देश की मौद्रिक व बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करती है, यानी मौद्रिक नीति भी बनाती है और बैंकों के ऊपर कंट्रोल भी रखती है। ठीक है,
अब है केंद्रीय बैंक के कार्य। केंद्रीय बैंक के कार्य क्या क्या कार्य हैं? फर्स्ट पॉइंट है नोट जारी करना। सबसे पहला कार्य है नोट जारी करना। केंद्रीय बैंक का सबसे पहला कार्य नोट छापने का है, जो एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक के पास होता है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट सारे देश में असीमित रूप से विधिग्राह्य होते हैं, यानी कोई भी उनको लेने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, यानी सबसे पहला कार्य क्या है बैंक का? नोट जारी करता है। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य नोट जारी करना है और केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किए गए नोटों को कोई लेने से मना नहीं कर सकता। ठीक है। सेकंड पॉइंट, सरकार का बैंक। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक होता है। सरकार को जब भी आवश्यकता पड़ती है बैंक से पैसा उधार ले सकती हैं या देश के विकास के लिए नए नोट छपवा कर देश को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, यानी उसकी डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा छपवा भी सकती है। कौन? सरकार, यानी सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है। सरकार ज़्यादा पैसे हैं जमा भी करवाती है और पैसा उनसे उधार भी लेती है। कौन? सरकार का बैंक अकेला, केंद्रीय बैंक। थर्ड पॉइंट है बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक सभी बैंकों के ऊपर बैंक होता है, यानी सभी बैंक अपने पास जब भी उनको जरूरत पड़ती है इस बैंक से पैसा उधार ले सकते हैं या अपना पैसा केंद्रीय बैंक के पास जमा कर सकते हैं, और केंद्रीय बैंक ही इन बैंकों को नियंत्रित भी करता है। ठीक है, यानी बैंकों का बैंक है, ये बैंकों के ऊपर बैंक है। अब जो फोर्थ पॉइंट है ये हमने अभी आपको बता दिया। बैंकों का निरीक्षण भी यही करता है, यानी समय समय पर इनकी सुपरविजन के रूप में कार्य करता है। कौन? केंद्रीय बैंक, ये हमने आपको बता दिया है। फिफ्थ पॉइंट है अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता, ये भी हमने आपको बता दिया कि भाई या तो सरकार हो या बैंक हो, अंतिम ऋणदाता कौन है? केंद्रीय बैंक है। अंतिम ऋणदाता कौन है? अपना केंद्रीय बैंक है। देश में विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षक। देश में जो विदेशी मुद्रा है उनको इकट्ठा करता है और अपने पास संरक्षक करता है, उनको अपने पास रखता है। जब भी जरूरत पड़ती है व्यापार आदि के लिए तो उनको सरकार को हम केंद्रीय बैंक दे देता है। यानी जो विदेशी मुद्रा है उसको भी कौन संभालता है? हमारा केंद्रीय बैंक संभालता है। सेवंथ पॉइंट है समाशोधन। समाशोधन गृह का कार्य। ये क्या है? समाशोधन, प्यारे विद्यार्थियों इसको अच्छी तरह समझे। समाशोधन यानी एक तो बैंक होता है, मान लो पीएनबी है, एक है हमारा आरबीआई, हाँ आरबीआई नहीं भाई, एसबीआई। आरबीआई तो रिजर्व बैंक हो गया ना। एक हमारा पीएनबी है, एक हमारा एसबीआई है। मान लो इससे किसी ने 10,000 रुपये का चेक दिया एसबीआई के नाम का, पीएनबी में जमा करवाया 10,000 का चेक एसबीआई के नाम से, और एसबीआई में पीएनबी का चेक जमा हुआ 5,000 रुपये का। तो शाम को जब ये इकट्ठे होते हैं समाशोधन गृह के अंदर, जब इनके रिप्रेजेंट जो भी अधिकारी करते हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं भाई आपने हमें 10,000 रुपये देने हैं और आपने हमें 5,000 देने हैं। तो ये आपस में समाशोधन का कार्य करते हैं। तो ये 5,000 रुपये लेकर 5,000 रुपये लेकर अपना समाशोधन करते हैं, एक दूसरे के साथ जो पैसा लेना देना है उसका एडजस्टमेंट करते हैं।
ठीक है, समाशोधन एक ऐसा स्थान है जहां पर सभी बैंक एक दूसरे के द्वारा जो लेन देन किया गया है उनको पूरा करते हैं। ठीक है, एंड साख मुद्रा का नियंत्रण, बिल्कुल ठीक बात है। यानी देश में यदि मुद्रास्फीति है, अरे भाई मुद्रास्फीति पता नहीं होगा आपको, मुद्रास्फीति अगर बोले तो महंगाई होती है। मुद्रास्फीति यदि बोलेगा कोई तो महंगाई के रूप में, यदि देश में महंगाई ज़्यादा बढ़ी हुई है, देश में महंगाई बढ़ी हुई है तो ब्याज दर को बढ़ा दिया जाएगा। क्या करेंगे, यदि देश में महंगाई बढ़ी हुई है तो ब्याज दर को बढ़ा दिया जाएगा। और ब्याज दर को मतलब लोन वाले ब्याज का जिक्र है, जमा करने वाले का नहीं। जो लोन दिया जाता है बैंकों के द्वारा उसकी ब्याज दर बढ़ा दी जाएगी, जिससे लोन कम लेंगे। पब्लिक जब लोन महंगा हो जाएगा तो कम लेंगे, और कम लेंगे तो ये पैसे निकल कर आरबीआई के पास जमा हो जाएंगे। लोग कम पैसे लेंगे तो वापिस पैसे किसके पास पहुंच जाएंगे, आरबीआई के पास। लोगों के पास पैसे कम होंगे, लोन कम लेंगे तो लोगों के पास कम पैसा होगा, सरकार टैक्स बढ़ा देगी। सरकार, हमारी जो साख मुद्रा है केंद्रीय बैंक, ये पैसे वापस आरबीआई के पास पहुंच जाएंगे और महंगाई फिर कम हो जाएगी। अगर मुद्रा अपस्फीति का जिक्र आता है, जब वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं तो क्या होगा, लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दिया जाएगा। कम करेंगे तो लोन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति लोन लेंगे, और लोन लेंगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे पहुँचेंगे तो जो ज़्यादा सस्ती हो गई थी, लोग ज़्यादा सस्ती के रूप में भी पैसे नहीं होने के कारण वस्तुओं को नहीं खरीदते थे, अब उनके पास पैसे आ जाएंगे तो वस्तुओं को खरीदेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार साख मुद्रा का नियंत्रण भी करती है। कौन करता है, केंद्रीय बैंक। ठीक है, यानी कहने का क्या तात्पर्य है कि भाई साख नियंत्रण से अभिप्राय मुद्रा की मात्रा में देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुसार कमी या वृद्धि करने से है। देश में जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से कमी कर दें या वृद्धि कर दें आवश्यकता अनुसार मुद्रा की। ठीक है, ज़्यादा वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा वृद्धि करेंगे तो सस्ती वस्तुएं, फिर डिमांड उत्पन्न हो जाएगी इनकी, और यदि कमी करेंगे तो स्फीति महंगाई कम होनी शुरू हो जाएगी, लोगों के पास कम पैसे होंगे तो महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे केंद्रीय बैंक के कार्य हैं। इनको राइट डाउन करें और इनको अच्छी तरह बार बार वीडियो देखें और सुने, और अपने बुक से बार बार इनको रीड करें। अगर रीड करने के बाद ये अच्छी तरह आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ में एक छोटा सा कार्य और आता है, उसका भी हम आपको बता दें, अदरवाइज आप सोचेंगे कि ये तो रह गया हमारा। अन्य कार्य भी करता है बैंक। क्या अन्य कार्य करता है, एक तो कृषि वित्त देता है, खेती करने वालों को पैसा मुहैया करवाता कम ब्याज पर, किसानों को पैसा मिल जाता है आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का सम्मेलन करता है, जहां पर सभी देश आपस में मिलते हैं और एक दूसरे मुद्रा का लेन देन करते हैं। ठीक है, और क्या काम करता है, जो देश में फटे पुराने नोट आरबीआई उनको वापिस लेता है। कौन कार्य करता है, ये आरबीआई। ये कार्य भी कौन करता है, ये अन्य कार्य के रूप में 9वां पॉइंट लगाकर इनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था कि भाई केंद्रीय बैंक क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है और उसके कार्य क्या क्या हैं, ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है, और इस लेसन के अंदर केवल एक क्वेश्चन और रहता है हमारा। चलो पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि भाई हमारा एक क्वेश्चन बनता है जो कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है।
क्या बनता है भाई, यानी केंद्रीय बैंक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना एग्जाम के अंदर। तो आपको पता है, पहले केंद्रीय बैंक की डेफिनेशंस मीनिंग के रूप में बता देते हैं, इसका अर्थ थोड़ा बहुत बता देंगे और इसका भी अर्थ आप थोड़ा बहुत बता देंगे। आप इनको लिख सकते हैं क्योंकि हमने अभी अभी आपको इन दोनों के बारे में बताया है। फिर इनके अंतर के रूप में पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इनका मीनिंग, इसका मीनिंग ज़रूर लिखें, ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। और इसका अंतर क्या है। फर्स्ट पॉइंट, केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है। केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है। केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य है जनता की सेवा करना, और व्यापारिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ प्राप्त करना। ये फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है, जबकि व्यापारिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। सेकंड पॉइंट, केंद्रीय बैंक जनता से सीधा लेन देन नहीं करते, जबकि व्यापारिक बैंक करते हैं। केंद्रीय बैंक जनता से पैसे जमा नहीं करवाती है, उनको ऋण नहीं देती है, सीधा नहीं देती ना। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के माध्यम से ही जनता के साथ लेना देना करते हैं पैसों का, चाहे इंटरेस्ट के रूप में ऋण देना हो या सेविंग जमा करवानी हो उनके रूप में। तो केंद्रीय बैंक का जनता से सीधा लेन देन नहीं होता, जबकि व्यापारिक बैंकों से सीधा लेन देन होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, यानी जो सेंट्रल है, हमारा जो केंद्रीय बैंक है, वो सरकारी संस्था है। क्या है भाई, सरकारी संस्था है। और जबकि जो व्यापारिक बैंक हैं वो क्या है, अरे सरकारी संस्था भी हो सकती है, गैर सरकारी या सरकारी हो सकती है। यानी व्यापारिक बैंक गैर सरकारी भी हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं, लेकिन केंद्रीय बैंक हमेशा सरकारी संस्था के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों से प्रतियोगिता नहीं करते, लेकिन व्यापारिक बैंक आपस में प्रतियोगिता करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, केंद्रीय बैंक नोट जारी करता है, करती है, चलो भाई, लेकिन व्यापारिक बैंक नोट जारी नहीं करते, और यदि करते भी हैं तो केंद्रीय बैंक के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा ही करवाते हैं, लेकिन व्यापारिक बैंक नोट जारी नहीं करते और केंद्रीय बैंक नोट जारी करते हैं। केंद्रीय बैंक सभी बैंकों के ऊपर नियंत्रण रखता है। सभी बैंकों के ऊपर क्या है भाई, बैंक नियंत्रण रखता है। और जबकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के द्वारा कार्य करता है। केंद्रीय बैंक
बैंकों के ऊपर नियंत्रण करता है, जबकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के द्वारा कार्य करता है। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है, सरकार का बैंक है, और व्यापारिक बैंक जनता का बैंक है। व्यापारिक बैंक क्या है? जनता के बैंक के रूप में कार्य करता है, जनता के साथ लेन देन होता है ना, ये जनता के द्वारा कार्य करता है। और केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का बैंक है। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है, यानी सभी बैंकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है केंद्रीय बैंक को, और व्यापारिक बैंक अन्य बैंकों की तरह कार्य करता है। यानी प्यारे विद्यार्थियों, हमने ये 8 रीजन लिखे हैं, आप इसको ज़्यादा या कम लिखकर भी इसको लिख सकते हैं। हमने आपको ये विस्तृत रूप से ना बताकर रफली रूप से बताए हैं, लेकिन आपने इन सभी को अपनी साफ कॉपी में उतारना है और अच्छी तरह लिखना है। ठीक है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरह अपनी कॉपी में उतारेंगे, या तो एग्जाम के अंदर केंद्रीय बैंक अकेला आ जाएगा, उसके कार्य पूछेगा, या व्यापारिक बैंक आ जाएगा, उसके कार्य पूछेगा। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी आ सकता है। ठीक है ना? ये तीनों क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। और इस लेसन का जो अंतिम जो हमारा क्वेश्चंस बचता है वो अभी आपको करवाते हैं। ठीक है? आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बोला था कि एक मौद्रिक नीति आएगी, जिसको हम विस्तृत रूप से आगे बताएंगे। अभी वही हमारी मौद्रिक नीति है। क्या है ये भाई? हमारी मौद्रिक नीति, यानी मौद्रिक नीति क्या है? हमने पीछे अभी अभी आपको बताया था, मौद्रिक नीति के द्वारा साख का संकुचन कर सकता है, संकुचन किया जा सकता है, तथा साख का विस्तार किया जा सकता है। साख का विस्तार किया जा सकता है। ठीक है? मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके द्वारा साख का संकुचन तथा साख का विस्तार किया जाता है। मौद्रिक नीति के द्वारा ही जनता के को आवश्यकता अनुसार मुद्रा को घटाया या बढ़ाया, यानी कम या वृद्धि की जा सकती है मौद्रिक नीति के द्वारा ही। और मौद्रिक नीति किस प्रकार लागू की जाती है? मौद्रिक नीति किस प्रकार लागू की जाती है, इसके 2 भागों में बांटा गया है। यानी एक देश आपको विस्तृत बता दे इसके बारे में। एक देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के मुख्य उपकरणों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही जो क्वेश्चंस है ये हमारे आने वाले जो लेसन आएंगे उनके अंदर भी है। यही सेम क्वेश्चंस आगे वाले लेसन के अंदर भी आएंगे। एक लेसन है जिसके अंदर ये आएगा, सेम क्वेश्चंस आएगा, उसके अंदर हम वहाँ इसको सोल्व नहीं करेंगे, वहाँ उसको उस टाइम पे बोलेंगे कि हमने भाई ये 7th लेसन के अंदर किया है, वहाँ जाकर इसको चेक करें। ठीक है? इसके 2 उपकरण कौन कौन से हैं भाई? एक तो है इसका मात्रात्मक उपकरण,
और सेकंड है इसका गुणात्मक उपकरण। फर्स्ट मात्रात्मक उपकरण, मात्रात्मक मीनिंग क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव के रूप में इंस्ट्रूमेंट्स, और गुणात्मक क्वालिटी के रूप में इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्वालिटेटिव के रूप में इंस्ट्रूमेंट आ गया ना हमारा। इसकी विस्तृत वर्णन करते हैं। पहले लेते हैं हम मात्रात्मक उपकरण। अब इसको विस्तृत रूप से देखते हैं कि भाई मात्रात्मक क्या है, ये मौद्रिक नीति क्या है, थोड़ा सा आपको बता दें। यानी मौद्रिक नीति के रूप में जनता के पास पैसे ज़्यादा पहुंचाने हैं या उनसे पैसे कम पहुंचाने हैं उनके पास, यानी मात्रा के रूप में उसके ऊपर किस प्रकार कंट्रोल किया जाए। या तो मात्रा के रूप में हो सकता है या गुण के रूप में हो सकता है। हम मात्रा के रूप में पढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, तो मात्रा के रूप में कैसे करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। एक अर्थव्यवस्था, प्यारे विद्यार्थियों इसको ध्यान से देखना, एक अर्थव्यवस्था की कुल मुद्रा पूर्ति को प्रभावित किया जा सकता है। जो सप्लाई है मुद्रा की जनता में, उसको प्रभावित किया जा सकता है। उनके पास ज़्यादा पैसे पहुंचाए जा सकते हैं, उनके पास कम पैसे पहुंचाए जा सकते हैं। इनका वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहला पॉइंट, बैंक दर। एग्जाम में 2 अंक के अंदर बैंक दर भी आती है, तो इसकी भी हम आपको लिख देते हैं। बैंक दर ब्याज की वह न्यूनतम दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देने के लिए तैयार होता है। बैंक दर वह ब्याज की वह न्यूनतम दर है, वह थोड़ी से थोड़ी दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देने के लिए तैयार होता है। यानी जो हमारे व्यापारिक बैंक हैं वो केंद्रीय बैंक से जिस दर से पैसा उधार लेते हैं वही तो हमारी बैंक दर है, वही तो हमारी बैंक दर है। यानी आप सोचो, बैंक दर बढ़ जाए, अगर बैंक दर मात्रात्मक के रूप में बोलने लग रहे हैं, यदि केंद्रीय बैंक दर को बढ़ा दे तो व्यापारिक बैंकों को ज़्यादा रेट पर पैसा मिलेगा, और ज़्यादा रेट पर पैसा मिलेगा तो व्यापारिक बैंक भी ऋण की दर को बढ़ा देंगे, और ऋण की दर को बढ़ाएंगे तो पब्लिक कम पैसा लेगी, और पब्लिक के पास कम पैसा जाएगा तो जो महंगाई आई हुई है उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके विपरीत यदि बैंक दर कम कर दिया जाए तो व्यापारिक बैंक द्वारा अपने जो उधार करता है उनसे जो ब्याज लिया जाता है वो कम कर दिया जाएगा, और ज़्यादा कम कर दिया जाएगा ब्याज तो लोन सस्ता हो जाएगा, जो हमारी साख है वो सस्ती हो जाएगी, और पब्लिक के अंदर ऋण की मांग बढ़ जाएगी, और ऋण की मांग बढ़ेगी तो जो सस्ती
नीति हमारी अपनाई हुई थी, जो वस्तुएं पैसे के कारण कोई नहीं खरीद रहा था उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार बैंक दर में परिवर्तन करके केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के द्वारा भाई अपनी आवश्यकता अनुसार मुद्रा को कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा बैंक दर। एंड सेकंड पॉइंट इज OMO, खुले बाजार की क्रियाएं। ये क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको हम आगे OMO के तौर पर बोलेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले बाजार की क्रियाएं क्या हैं? खुले बाजार की क्रियाएं से अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का खुले बाजार में बेचना या खरीदना है। खुले बाजार में बेचना या खरीदना। प्यारे विद्यार्थियों, यदि पब्लिक के पास ज्यादा पैसे हैं, पब्लिक के पास ज्यादा पैसे हैं तो अपनी जो प्रतिभूतियां हैं वो बेचेंगे, बेचना आरंभ कर देगा केंद्रीय बैंक। बेचेंगे तो पब्लिक से पैसा पब्लिक खरीदेगी ना। प्रतिभूतियों को कौन खरीदेगा? पब्लिक खरीदेगी। पब्लिक खरीदेगी तो पैसा वापस किसके पास आ जाएगा? केंद्रीय बैंक के पास। ठीक है, ओपन मार्केट के अंदर अपने प्रतिभूतियों को बेचना आरंभ कर देंगे। और यदि पब्लिक के पास पैसा कम है तो प्रतिभूतियों को महंगा करके खरीदना आरंभ कर देंगे। और प्रतिभूतियां ज्यादा खरीदेगा केंद्रीय बैंक तो पैसे ज्यादा पब्लिक के पास होंगे। यहाँ पर पैसे कम हो जाएंगे, यहाँ पर पैसे बढ़ जाएंगे। और पब्लिक के पास ज्यादा पैसे होंगे तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। अरे यही तो कहना चाहता है कि पब्लिक से पैसे वापस बैंक के पास कैसे पहुंचे और पब्लिक के पास ज्यादा पैसे कब पहुंचाए जा सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है, खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है मौद्रिक नीति पर। थर्ड पॉइंट, नकद कोष अनुपात। इसका मीनिंग होता है कैश रिजर्व रेशो। हम आगे इसका CRR के तौर पर यूज करेंगे, कैश रिजर्व रेशो। इसका क्या अर्थ है? प्यारे विद्यार्थियों, अनेक किताबों में इसका अनेक गलत आंसर दिया हुआ होता है, इसको ध्यान से रखना। यानी बैंकों को उसके पास, व्यापारिक बैंकों का जिक्र है, व्यापारिक बैंकों को जो उसके पास कुल मांग जमा होती है, कुल जो मांग जमा होती है उसका वह अनुपात जो केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। व्यापारिक बैंकों के पास जो कुल जमा है, मांग जमा, उसका वह अनुपात जो केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है CRR कहलाती है। व्यापारिक बैंकों के पास जो टोटल जमा पैसे होते हैं उसका जो अनुपात केंद्रीय बैंक के पास जमा करवाना पड़ता है उसे CRR कहते हैं। पहले तो CRR का पता होना चाहिए होता क्या है। यदि केंद्रीय बैंक CRR को ज्यादा कर दें, बढ़ा दें, CRR को ज्यादा कर दें, प्यारे विद्यार्थियों समझो, मान लो CRR 10% है। कितना है भाई? 10%। और पब्लिक के पास पैसे ज्यादा हैं और केंद्रीय बैंक चाहता है उनके पास पैसे कम हो जाएं, यानी महंगाई के ऊपर कंट्रोल रखना चाहता है, तो 10% से वो कितना कर देगा? 20%। तो व्यापारिक बैंकों के पास जो पैसे भी जमा होंगे उनका 20% केंद्र के पास जमा करवाना पड़ेगा। और ज़्यादा पैसे जमा करवाने पड़ेंगे तो लोगों को कम पैसा ऋण दे सकेगा व्यापारिक बैंक, और कम पैसा दे सकेगा तो लोगों के पास कम पैसा पहुंचेगा। और इसके विपरीत, आप इसके विपरीत भी तो सोच सकते हैं, यदि लोगों के पास पैसा नहीं है
तो केंद्रीय बैंक 10% की बजाय 5%, 6%, 8% वो अपनी सुविधा अनुसार सीआरआर को कम कर देगा। सीआरआर को कम कर देगा तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसे बचेंगे, ज़्यादा पैसे बचेंगे तो लोगों के पास ज़्यादा नकद के रूप में साख प्रदान की जा सकेगी। ठीक है, और लोगों के पास पैसे बढ़ जाएंगे। थर्ड पॉइंट, कैश रिजर्व रेशो। एंड फोर्थ पॉइंट इज वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात, इसका मीनिंग क्या होता है? इसको भी हम आगे ऐसे ही बोलेंगे, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसको हम आगे SLR, अरे ये एस नहीं आएगा, ठीक है, ये ज़्यादा लगा। इसको हम SLR बोलेंगे, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR के तौर पर बोलेंगे। SLR क्या होता है? SLR क्या होता है? प्रत्येक बैंक, चलो इसको लिख देते हैं, आप एक एक बार तो समझ लें इसको। प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास नकद या अन्य तरल परिसंपत्ति के रूप में कानूनी तौर पर रखना पड़ता है। कानूनी तौर पर रखना पड़ता है, इसे ही SLR कहते हैं। यानी बैंकों के पास जो बैंक मांग जमा राशि होती है उसका कुछ भाग या तो नगद के रूप में रखो या अन्य तरल परिसंपत्ति के रूप में, शेयर खरीदो, इन्वेस्टमेंट करो कहीं, यानी अन्य तरल परिसंपत्ति के रूप में या नगद रूप में बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। वो परसेंट जो केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है, यानी जो मांग जमा होती है उसका कुछ परसेंट बैंकों को अपने पास नकद या अन्य तरल परिसंपत्ति के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, इसे ही हम SLR कहते हैं। यदि SLR को मान लो, SLR कितना है भाई, ये मान के चले 24 होता है मैक्सिमम। यदि SLR 20% जो बैंकों को अपने पास नगद रूप में रखना पड़ता है, इसको यदि कम कर दिया जाए तो पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा पहुंचेगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा साख निर्माण के लिए काम आएगा। और यदि इसको कम कर दिया जाए, इसको कम कर दिया ना, अब इसको बढ़ा दिया जाए, अगर इसको SLR को बढ़ा दिया जाए तो पब्लिक के पास कम पैसा पहुंचेगा या बैंक लोन कम दे सकेगा, साख का निर्माण कम कर सकेगा, जिसे वापस पैसा RBI के पास पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR मौद्रिक नीति को लागू करने में बहुत अधिक सहायता करता है। ये तो हो गया हमारा 4 पॉइंट है, ये हो गए हमारे मात्रात्मक के रूप में। अब नेक्स्ट आएगा गुणात्मक उपकरण क्या है। थोड़ा जल्दी करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बड़ी होने लग रही है। गुणात्मक उपकरण, गुणात्मक उपकरण क्या है? सबसे फर्स्ट है हमारी सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता क्या होती है? सीमांत आवश्यकता से अभिप्राय बैंक
बैंक द्वारा किसी वस्तु की जमानत, किसी वस्तु की जमानत पर दिए गए ऋण तथा जमानत राशि, जमानत वाली वस्तु, जमानत जो वाली वस्तु है उसका जिक्र है, राशि तो हो गया ना हमारा ऋण, जमानत वाली वस्तु के वर्तमान मूल्य के अंतर से। ठीक है, यदि मान लो किसी वस्तु की कीमत क्या है, 100 करोड़ रुपए है और 20% क्या है, सीमांत आवश्यकता है, सीमांत आवश्यकता की 20% लगा रखी है, तो